बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ये हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 9 है, बुक नंबर 2 है। बच्चा ये इंडिविजुअल चैप्टर इस क्लास 12th में 12 मार्क का है, मैं आपको बता दूं, और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे लेंथी चैप्टर है। आज तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनमें सबसे बड़ा चैप्टर यही है। अच्छा, इसमें से भी कंफर्म 8 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, प्लस 4 मार्क का या तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन हो सकता है या 2 मार्क का एक और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 + 4 या 2 + 1 + 1 इस तरीके से मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, आपको याद होगा 11th क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर के, हमने फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखे थे, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा था हमने। फिर अभी हमने रिसेंटली एक बुक जो फर्स्ट बुक कंप्लीट की है, उस बुक में हमने समझा कि किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म्स अपने अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग सीख रहे हैं कि कंपनीज अपने फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे। बेटा कंपनीज के फाइनल अकाउंट बनाने जितनी तो अभी +2 में इतना सारा कोर्स नहीं है हमारा, जितना सिलेबस नहीं है, बट आपको ये सिखाया जाएगा कि कंपनी अकाउंट्स में किस तरीके से आप शेयर्स इशू करते हैं। यानी इस चैप्टर में हम इशू करना सीखेंगे सिर्फ शेयर, यानी कंपनीज किस तरीके से अपना पैसा इकट्ठा करती है, वो पूरा टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जो है वो पूरा थ्योरी के बेसिस पे है, थ्योरी इन द सेंस है प्रैक्टिकल, बट रियल लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। अच्छा, नेक्स्ट इज आपको डिबेंचर इशू करना सिखाया जाएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसके बाद आपको कंपनी अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट बनाना सिखाए जाएंगे, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाएगी, वर्टिकल बैलेंस शीट। वो थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये सेकंड और थर्ड बुक जो है वो ओवरऑल कंपनी से रिलेटेड है, और फर्स्ट वाली जो बुक आपकी थी वो पार्टनरशिप से रिलेटेड थी। ठीक है, तो अब इस वाले चैप्टर में जो 12 मार्क्स का चैप्टर है, इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं जरा देखिएगा। हम लोग, मैं आपको टॉपिक समझाता हूं पहले, इसमें कितने तरीके के टॉपिक्स हमें पढ़ने। फर्स्ट नंबर का टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। जब हम कैश में शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास दो इसके ऑप्शंस होंगे। एक तो है अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं और पेमेंट हमने लमसम लिया है, लमसम, और एक होगा हमने पेमेंट जनता से उधार पे लिए। मैंने आपको कल तक ये बात क्लियर कर दी थी, कंपनीज 3 टाइप की होती है, प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी। जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है, उसी की जर्नल एंट्रीज हम लोग सीख रहे हैं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स सिर्फ अपने मेंबर्स को इशू करती है, और 1% कंपनी में केवल एक ही मेंबर होता है, तो वो अपने शेयर्स किसी को इशू करता नहीं, इसलिए वहां पे जर्नल एंट्रीज की बात नहीं होती। तो ये जो बात हम लोग कर रहे हैं जनरली प्राइवेट पब्लिक कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो जब हम शेयर्स कैश में इशू करते हैं, कैश में भी आपके पास दो तरीके हैं, लमसम बोले तो एक मुश्त, इंस्टॉलमेंट बोले तो किस्तों में आप पब्लिक से पैसा लेंगे। ठीक है, जनता से पैसा अगर आप इंस्टॉलमेंट में लें। हमने कहा हम 10 रुपए का एक शेयर इशू करें, शेयर बोले तो कंपनी का हिस्सा, कंपनी का हिस्सा बोले तो कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल, कंपनी ने अपनी कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़े किए, हर टुकड़े को एक शेयर, एक हिस्सा कहा। जो बंदा जितने हिस्से खरीदना चाहे वो कंपनी से खरीद सकता है। तो उस शेयर का प्राइस हम लोग रखते हैं, से सपोज 10 रुपए का वो शेयर है, तो कंपनी ने 10 रुपए हैंड टू हैंड ना लेकर के आपको कहा 2 रुपए आज दे दो, 3 रुपए एक महीने के बाद, 2 रुपए उसके नेक्स्ट महीने, और 3 रुपए उसके नेक्स्ट महीने दे। तो इंस्टॉलमेंट, लमसम का मतलब एक मुश्त, आपको सारा का सारा पैसा आज ही देना है, शेयर्स खरीदने तो आज ही, आज आपको सारा का सारा पैसा देना है। ठीक है, ये तो है इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। फिर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसमें भी वेरिएंट है पहले। इसमें भी जब आप करोगे तो आपको यहाँ पे 2-3 तरीके से पढ़ाया जाएगा। हर केस के 2 पहलू होंगे, हर केस 2 पार्ट्स में टूटेगा, कि शेयर्स आपने पार पे इश्यू किए हैं या प्रीमियम पे किए हैं। ये पूरा ट्री बना लेना बेटा आप।
यहाँ पे भी एट पार पे शेयर्स इशू किए हैं या प्रीमियम पे किए। पहले तो डिस्काउंट पे भी कर सकते थे, प्रीमियम पूरा लिखता हूँ मैं, और पार का मतलब प्रीमियम का मतलब बताना बाकी रहा, बताएंगे आपको, ठीक है। अब इसमें भी टर्म्स चलती है, यहाँ पे भी आप पढ़ोगे अंडर स्पेसिफिक, हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक्स। ये जो जर्नल एंट्री होगी वो अलग अलग टॉपिक्स में होगी। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यानी हमने जितने शेयर्स बेचने के लिए रखे ना उससे कम खरीदार है। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर मतलब ज्यादा, सब्सक्रिप्शन मतलब खरीदार, जब कंपनी ने जितने शेयर्स बेचने के लिए रखे उससे ज्यादा खरीदार आ गए तो उसकी अकाउंटिंग फिर अलग 3 तरीके से की जाएगी। एक तो एक्स्ट्रा शेयर्स को रिजेक्ट कर दो या प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो। ये जो मैं आज नाम लिखवा रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपके इंडेक्स के लिए है, ताकि आपको याद रहे कि हमारा चैप्टर और कितना बचा हुआ है। और तीसरा होता है इसका सी वाला पार्ट, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी मेथड, दोनों का मेथड का कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 होने वाला है कि जब हम कैश में शेयर इशू करते हैं तो कैश में शेयर 2 तरीके से इशू कर सकते हैं, या तो एक मुश्त पैसा लेंगे या इंस्टॉलमेंट में लेंगे। एक मुश्त लेंगे तो वहां पे भी 2 तरीके के केसेस पॉसिबल है, या तो आपने शेयर्स पार पे इशू किए होंगे या प्रीमियम पे। ऐसे इंस्टॉलमेंट में भी पार पे या प्रीमियम पे। पार और प्रीमियम का एक बार मतलब बता देता हूँ। फेस वैल्यू डिटरमाइन की, कोई भी शेयर इशू किया जाता है ना उसकी फेस वैल्यू फिक्स की जाती है। से सपोज एक शेयर 10 रुपए का, मेरी कंपनी अल्फा अकेडमी का हमने एक शेयर इशू किया है 10 रुपए का एक शेयर, वो फेस वैल्यू है उसका। फेस वैल्यू बोले तो एमआरपी, जैसे आप मार्केट में कोई चीज लेने जाते हो एमआरपी में मिलता है ना, तो वो एमआरपी उसका फेस वैल्यू है। ऐसे शेयर का फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू बोले तो जो प्राइस कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है, बुक में यानी अपनी रजिस्टर में लिखा है कि इतने रुपए का मेरा शेयर है, वो 10 रुपए, वो फेस वैल्यू। अब ये शेयर 10 की जगह बाजार में कितने में बिकेगा, 12, 15, 18, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 5000, डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल पे। कम में भी बिक सकता था अगर कंपनी की गुडविल बेकार होती तो, उसे बोलते हैं डिस्काउंट पे शेयर इशू करना। बट बेटा डिस्काउंट पे शेयर जो है वो अब इशू नहीं कर सकते, बिकॉज सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये स्पष्ट तौर पे मना करता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। और प्रैक्टिकल लाइफ में मैं आपको बताऊं, अगर आपने कभी शेयर मार्केट देखा हो, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, बट मैं कह रहा हूँ सुन लो, 10 रुपए के शेयर किसी कंपनी के 5-5 हजार रुपए में भी बिकते हैं बाजार में। पहली बार फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट के टाइम जब पहली बार कंपनी शेयर इशू कर रही है, 5000, 7000 में भी जाते हैं, 1200, 1500 में भी जाते हैं, और लोग खरीदते हैं क्योंकि कंपनी का वैल्यू होता है बेटा। हम शेयर के प्राइस नहीं देखते, हम कंपनी का वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस निकालते हैं। आई बात समझ में? वो आप समझोगे, ये अभी समझ नहीं आएगा बेटा, इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर करके एक चैप्टर आएगा, नहीं तो आप पढ़ोगे थोड़ा आगे जा करके, जब आप बीकॉम या एमबीए करोगे ना, वहां पे आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करके एक चैप्टर आएगा, वहां पे आपको सीखने को मिलेगा कि किसी शेयर का प्राइस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोगों को 2 तरीके से और इन्हीं टॉपिक्स को यूज करना सिखाया जाएगा। पहला है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है हमने जितने शेयर्स बेचने के लिए रखे, से सपोज 1 लाख शेयर हम हमारी कंपनी के बेचना चाह रहे हैं, लेकिन खरीदार सिर्फ 80,000 ही आए, 90,000 ही आए, 95,000 ही आए, उस कैटेगरी उस सिचुएशन को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर बोले तो कम, सब्सक्रिप्शन मतलब खरीदार, शेयर्स के कम खरीदार आए तो कैसे ट्रीट करोगे, शेयर्स के ज्यादा खरीदार आए तो कैसे ट्रीट करोगे। मैं बताऊं अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मान लो इंपॉर्टेंट बोल दिया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया ना, तो पक्की बात है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका ट्विस्ट जरूर होगा, कंफर्म, पक्का। 8 मार्क का क्वेश्चन यहीं से ट्विस्ट निकलेगा। अच्छा, इसके 3 कैटेगरीज है, रिजेक्शन, प्रोराटा और कॉम्बिनेशन। समझ आएगा एक एक करके। एक्स्ट्रा शेयर्स, जब अब एक्स्ट्रा लोग आ गए हमारे पास शेयर खरीदने के लिए, हमारे पास 3 तरीके, या तो हम मना कर दें भाई नहीं है शेयर, जिसे हम लोग रिजेक्शन कहते हैं, पैसे लौटा दें वापस। पैसे क्यों लौटा दें ये भी समझाऊंगा। प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब हमने कहा भाई साहब आपने 8 शेयर मांगे ना हमसे, हम आपको 5 देंगे और 3 का पैसा अभी वापस नहीं करेंगे, 3 का पैसा आगे वाली किस्त में एडजस्ट करेंगे, तो उसे बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। कॉम्बिनेशन में दोनों का कॉम्बिनेशन,
ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 होने वाला है। एक बार सब बच्चे ऐसे ले लें, मुझे फिर से रफ करना है इसे, फिर टॉपिक 2 और टॉपिक 3 के बारे में बताऊंगा। लगभग अगर मैं आपको अंदाजे से बताऊं, अंदाजे से, मेरे पास एग्जैक्ट बुक तो नहीं है, बट 1 से लेके 30-35 तक के क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड है, ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, एक बार मैं हटा रहा हूँ बच्चा, ऐसे ले लेना जरूर, इसका आपके पास रहेगा हमेशा। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हमने शेयर्स इशू किए, लेकिन इसके बदले में, किसके बदले में, कैश के बदले में नहीं, कैश के अलावा हमने किसी से असेट खरीदी, उसके बदले में शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, हमने किसी से असेट खरीद ली और उससे शेयर्स इशू कर दिए। अच्छा, जब आप कभी शेयर इशू करने की बात पढ़ोगे ना, तो वहां पे लमसम आएगा ही आएगा, इंस्टॉलमेंट आएगा ही आएगा, पार पे किया प्रीमियम पे किया, ये आएगा ही आएगा। मतलब ये तो कॉमन हो गया आप जो अपन ने पहले पढ़ा। अब यहाँ पे 4 केसेस क्या बनेंगे, आपने किसी का रनिंग बिजनेस परचेस किया और उसके बदले में शेयर्स इशू कर दिए, आपने कोई असेट परचेस की, उसके बदले में शेयर इशू कर दिए, आपने आप अंडरराइटर को उनकी कमीशन के बदले में शेयर दे दिए, शेयर्स गिवन टू अंडरराइटर। अंडरराइटर्स कौन होते हैं समझाएंगे, वो लोग जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स बिकवाने का ठेका लिया, बोले हम बिकवाएंगे आपकी कंपनी के शेयर, अगर नहीं बिकवा पाए तो हम खरीदेंगे आपसे, तो वो अंडरराइटर कहलाते हैं। उनको कमीशन दिया जाता है शेयर बिकवाने का, तो उनकी कमीशन के बदले में हमने शेयर्स दे दिए, है ना। और प्रमोटर को इशू किए शेयर्स फॉर दियर सर्विसेज। प्रमोटर वो लोग होते हैं बेटा जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट करने का कदम लिया है, स्टार्ट किया है। तो प्रमोटर्स को उनके शेयर, उनकी सर्विस के बदले, जो उन्होंने बिजनेस को खड़ा किया ना, उसके बदले में बिजनेस उन्हें शेयर्स देगा, तो वो भी इसी टॉपिक के अंदर आएगा। तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक में 4 तरीके के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी लगभग 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और कंफर्म कंफर्म बताऊं, जो 8 और 4 का डिफरेंस है ना, 4 मार्क्स यहाँ से निकल करके आता है, या तो 4 का निकल करके आएगा या 3 का निकल करके आएगा, और 1 मार्क का आपका कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें से पक्की बात एक क्वेश्चन बैठेगा। अच्छा, सेम टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में, सेम टू सेम, बस वहां डिवेंचर हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक नंबर 2। अब टॉपिक नंबर 3 आता है। सर हाँ बेटा। सर ये जो थर्ड आपने अभी बताया ना, हाँ सर इसका एग्जांपल वो जो एप्स वगैरह होते हैं, जो एप्स बनाते हैं कंपनी, वो हो सकता है क्या? मतलब जो उनको भी तो कमीशन नहीं देते होंगे, तभी वो करते हैं ये शेयर्स का। ऐप बनाने वाली कंपनीज के लोग, वो हाँ यूं हाँ सर, जैसे आप बेटा, स्टॉक्स वो वगैरह जो होते हैं। डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, जो कंपनी ऐप बना रही है ना, वो उसने अपने पास कोडिंग वाले बंदे अपने पास एज अ सैलरी पे रखे हैं, या वो बंदे ही अपना ऐप डेवलप कर रहे हैं। जैसे मैं अपना खुद का ऐप डेवलप करने की कोशिश करूं, तो अब जब मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी और उसके बाद मेरी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, लिस्ट होगी शेयर मार्केट में, तो मुझे शेयर्स दिए जाएंगे, है ना। वो वाला एग्जांपल होगा इसका। ऐसे जो लोग किसी के लिए काम कर रहे हैं, कोडिंग का काम कर रहे हैं और ऐप बना रहे हैं, तो बेटा वहां पर तो उसको सैलरी दिया ही जा रहा है ना। हम प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर वो व्यक्ति होता है जिसने अपने दिमाग में कंपनी खोलने का सोचा है और कंपनी खोल करके तैयार की है, आई बात समझ में, उसे प्रमोटर कहा जाता है। और नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है वो है फोरफीचर ऑफ शेयर। फोरफीचर बोले तो शेयर्स को जब्त करना, जब कभी कोई शेयर होल्डर कंपनी को उसकी इंस्टॉलमेंट ना पे करे। जैसे बैंक से अपन लोन लेते हैं, तो लोन की ईएमआई नहीं चुका है तो गाड़ी उठा के ले जाते हैं ना, अगर गाड़ी लिया है या मकान लिया है तो मकान की नीलामी कर देते हैं। वैसे कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए, उस शेयर की किस्त नहीं दी, इंस्टॉलमेंट पे शेयर इशू किए, उसकी किस्त नहीं दी, तो फोरफीचर करके उन शेयर्स को, जब्त करके उन शेयर्स को री इशू कर दिया जाता है। और इसी टॉपिक में से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन निकलेगा। आपका होगा सर आपने तो पहले बता दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन में से निकलेगा। बेटा फोरफीचर ऑफ शेयर्स और री इशू वाले टॉपिक है ना, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। उन शेयर को फोरफिट करना जिन्हें आपने पार पे इशू किया था, फोरफीचर ऑफ शेयर्स,
which were issued at par, या ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करना जिन्हें आपने प्रीमियम पे इशू किया था, स्टार्टिंग में प्रीमियम पे इशू किया था। सर एक बार एट पार वापस बता दो ना। इसी के साथ ओवर सब्सक्रिप्शन की बात जरूर होगी क्वेश्चन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब खरीदार ज्यादा होंगे आपके, मतलब फोरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू में से कंफर्म 8 मार्क का क्वेश्चन होगा। कंफर्म 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 कह रहा हूं, जिसको आपने वो शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो जिनको आपने पहले पार पे इशू किया था या प्रीमियम पे किया था, दो अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस होंगे। और इसी के साथ ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक जुड़ा होगा, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन तो आएगा ही आएगा। इसीलिए मैंने जब आपको टॉपिक नंबर 1 लिखा हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन में से 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, मतलब वो टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर के साथ जुड़ेगा, तब 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म है। तो ये आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर होने वाला है। दिखने में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि हाँ ठीक है हो जाएगा, 3 ही तो टॉपिक है, बट लेकिन मान के चलो बच्चा पूरा को पूरा 1 महीना मुझे इस चैप्टर को देना पड़ेगा। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, एक दिन भी अगर आपने अपनी क्लास मिस की तो बच्चा आप लोगों का प्रॉब्लम है, वो फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे। इस चैप्टर को आपको कंटिन्यूअसली समझना है, ठीक है। चलिए एक बार इसका सर एसेस करिए, आज स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर फोर फीचर का क्या मतलब हुआ? फोरफीचर मतलब जब्त करना, जब्त करना, फोरफीट करना, जब्त करना बोलते हैं हिंदी में। जब्त करना होता है जो शेयर्स मैंने किसी मेरे शेयर होल्डर को इशू किए थे, उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो उस शेयर को मैंने मेरी बुक से कैंसिल करके दूसरे बंदे को दे दिया, मतलब वो उसके पास शेयर नहीं रहे, पैसा भी गया शेयर भी गया उस बंदे के जिसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, उसे फोरफीट करना कहते हैं। बोलते सर नहीं एक बार है एट पार का मतलब वापस बताओ ना। एट पार और प्रीमियम बेटा अभी मैंने पढ़ा ही नहीं, आज का टॉपिक क्या पढ़ाऊंगा, कोई टॉपिक है ही नहीं। वो तो मैंने सिर्फ अभी आपको नाम दिए, सामने शो किया है कि बेटा ये इंडेक्स है इस चैप्टर का। तो अब आप पूछना मत कितना कितना हम लोगों को करना है। आई बात समझ में? एक बार वेट करो, देखिएगा बच्चा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन से पहले छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा। अच्छा ये 3 टॉपिक तो है ही है, इसके अलावा एक टॉपिक छोटा सा और है, वो है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। सर एक्सट्रैक्ट, आवाज सर आवाज रिपीट हो रही है तो हो आपकी। रही है। आवाज क्या हो रही है? सर दो आ रही है। ठीक है, अब ठीक है, अब तो नहीं आ रही। हाँ मैं कह रहा हूँ सर। बेटा एक टॉपिक और है इसका, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बोले तो हम वो बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे जो कि इस कंपनीज के केस में बनती है, लेकिन वो पूरी बैलेंस शीट नहीं होगी, वो अधूरी बैलेंस शीट होगी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। पूरी बैलेंस शीट भी बनाएंगे, थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर होगा वो। तो ये सबसे पहला टॉपिक आज हमारा ये है एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, इसे ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी का पॉइंट है वो भी बताऊंगा। एक बार एसेस ले लो इतना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बच्चा कल शेयर कैपिटल की बात की थी कि शेयर कैपिटल क्या होता है। आपको मैंने बताया था कंपनी की जो कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हर पार्ट को हम शेयर कहते हैं। अब शेयर कैपिटल जो है उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगेन 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है जरा देखिएगा सामने, समझ आएगा अभी आपको। फर्स्ट इज the share capital of a company is categorized under 3 heads. First is authorized capital। ऑथराइज्ड कैपिटल के बहुत सारे नाम हैं, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल ये वो कैपिटल होती है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। ये वो कैपिटल है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है, और इससे ज्यादा कभी भी कंपनी अपना फंड रेज नहीं कर सकती। ये मैक्सिमम कैपिटल है, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल, दिस इज द maximum capital that a company can raise
ड्यूरिंग इट्स एंटायर ड्यूरेशन, मतलब जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो मैक्सिमम कितनी कैपिटल रेज कर सकती है, वो ऑथराइज कैपिटल है। ये जो ऑथराइज कैपिटल होती है, दिस इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम लोग MOA कहते हैं। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी और कंपनी के मतलब कंपनी के एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। आई बात समझ में? तो वो हम कहते हैं उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लियर होता है बच्चा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इसके बाद हम लोग करते हैं आगे, ऑथराइज कैपिटल क्लियर हो गई क्या होती है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, सेकंड होता है इशूड कैपिटल। Issued capital. It is a part of authorized capital which is issued, which is offered by the company to the public. मतलब ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने जनरल पब्लिक को ऑफर किया है सब्सक्राइब करने के लिए। लिखता हूं यहाँ पे, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल which is offered by company to the public for subscription। मतलब ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। आसान भाषा में मान लीजिए मेरी कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, मतलब 10 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल है। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर, टोटल 1 लाख शेयर में इशू कर सकता हूँ, मतलब टोटल मेरी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की हो सकती है। और उसमें से मैंने सपोज 50,000 शेयर्स इशू किए, तो 50,000 जो शेयर्स इशू किए, 10 रुपीज का 1 शेयर, 5 लाख रुपीज की जो मेरी कैपिटल है वो इशूड कैपिटल होगी। इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल इन एनी केस। किसी भी केस में इशूड कैपिटल जो है, इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज कैपिटल। जो इशूड कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। यार ठीक भी बात है, मेरे पास 1 लाख शेयर है, मैं मैक्सिमम 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले इशू कर सकता हूँ। तो बेटा मैं इससे ज्यादा कैसे इशू कर दूं किसी भी टाइम? 1,10,000 शेयर्स कैसे इशू कर दूं जब मेरे पास राइट ही नहीं, ऑथराइज कैपिटल में लिखा हुआ ही नहीं। अब आपके मन में आएगा सर किसी कंपनी ने अगर ऑथराइज कैपिटल अपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो सर हम बिजनेस जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तभी बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो वहां पे उसी टाइम मान लो कम कैपिटल लिखे और बाद में वो कंपनी बढ़ जाती है, तो क्या हम तब भी उतने ही शेयर्स इशू कर पाएंगे? क्या कंपनी को फैला नहीं पाएंगे? क्या फिर रिलायंस और अदानी जैसे ग्रुप कैसे बड़े होते जा रहे हैं? तो बेटा आप इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ऑल्टर करोगे तो आप अपनी ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ा सकते हो, फिर आप उस कैपिटल को बढ़ा करके नेक्स्ट शेयर्स इशू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड इसका पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। Subscribed capital. Subscribed capital is a part of issued capital which is subscribed by the public. It is a part of issued capital. ये issued capital का part होता है which is subscribed by public. Issued capital का वो हिस्सा जो लोगों ने खरीदा है उसे हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है बेटा। अब सब्सक्राइब कैपिटल भी इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। सपोज हमने 50,000 शेयर्स बेचने के लिए रखे, तो खरीदार अगर आएंगे ना तो 50 के 50,000 शेयर्स ले लें, या कम से कम अगर कम लें तो 45,000 तो कम से कम लेने पड़ेंगे उन्हें, कम से कम लेंगे ना तभी हम शेयर्स इशू कर पाएंगे। मतलब 90% ऑफ इशूड कैपिटल, जितना हमने इशू किया ना उसका 90% तो खरीदार आने चाहिए कम से कम, है ना। तो ये बात मैं आपको अंडर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, वहां बताऊंगा। आसान भाषा में इशूड कैपिटल का वो हिस्सा जो लोगों ने खरीद लिया उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं, ठीक है।
सब्सक्राइब कैपिटल को भी हमने अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और एक हिस्सा वो होता है जैसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिजर्व। समझ, सबको एक एक बार समझ जाओ, दिख रहा है ना कैपिटल रिजर्व पे आपको? देखिएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप ये वो कैपिटल होगी जिसपे कंपनी ने जितने रुपए मांगे लोगों ने उतना चुका भी दिया। मैं दो वर्ड्स बोलता हूं, फुल कॉल्ड अप एंड फुल पेड अप। यानी कंपनी ने मान लीजिए एक शेयर पे 10 रुपए के 10 रुपए मांग लिए, ठीक है। अगर कंपनी ने पूरे कॉल किए हैं तो अगर पूरे के पूरे चुकाए हुए हैं, पूरे के पूरे अगर चुकाए हुए हैं तो वो इस कैटेगरी में रखा जाएगा, फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। इस कैटेगरी में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी में। यानी कि कंपनी ने 10 का शेयर था, 10 के 10 रुपए मांग लिए, फुल्ली कॉल्ड अप हो गया, और शेयर होल्डर्स ने 10 के 10 पे भी कर दिए, फुल्ली पेड अप हो गया। पेड अप मतलब चुकाने वाला, चुकाएगा कौन पैसा? जिसने शेयर खरीदा है। तो शेयर होल्डर्स ने अगर सारा अमाउंट पे कर दिया है तो फुल्ली पेड अप, और कंपनी ने पूरा अमाउंट कॉल कर दिया तो उसे कहते हैं फुल्ली कॉल्ड अप। तो ये दोनों के दोनों इस कैटेगरी में आएंगे। सेकंड कैटेगरी में क्या आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यानी कंपनी ने तो यहाँ पे फुल कॉल किया, फुल कॉल्ड, कंपनी ने तो पूरा पूरा पैसा मांग लिया, बट जो शेयर होल्डर थे उन्होंने पार्शियल अमाउंट ही पे किया, पार्शियल पेड अप। मतलब कंपनी ने मांगे 10 रुपए और लोगों ने चुकाए 8 रुपए, केवल 2 रुपए भी चुकाने बाकी हैं, तो उसे पार्शियल पेड अप कहेंगे। वो इस कैटेगरी में रखा जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब इसमें भी वैसे तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में भी दो कैटेगरीज बनती है, बट मैं आपको इतना परेशान नहीं करूंगा फिलहाल आज के लिए, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व बेटा, जो कंपनी ने शेयर का वो हिस्सा जो कंपनी ने मांगा नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड, या ऐसे बोलते थे इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच इज येट टू बी कॉल्ड। यानी वो पैसा शेयर का जो कंपनी ने मांगा नहीं है, बट उसको मांगेगी कंपनी कब? जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप के टाइम, उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। सॉरी, कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व तो अलग होता है, दो वर्ड से अलग अलग डिफाइन करूंगा। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? वो कैपिटल जो कंपनी ने रिजर्व करके रखी है, शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी ने रिजर्व करके रखा है, उसे केवल तब कॉल करेगी जब कभी कंपनी बंद होगी। उस टाइम सेटलमेंट के टाइम जो पैसा कंपनी अपने शेयर से होल्डर से मांगेगी ना, वो कहलाता है रिजर्व कैपिटल, ठीक है। एक बार एसएस ले लो बच्चा इतना। इस पूरे टॉपिक के बिहाफ पे अब हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी बैलेंस शीट में। देखिएगा बच्चा, एक बार जो क्वेश्चन है ना उसके लिए हम लोग फिर से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होंगे, जस्ट बिकॉज टाइम पूरा हो चुका है इस क्लास का, है ना।